नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे एक नए विभाग पर। वैसे तो ये विभाग अब बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है। उत्सुकता रहती है इस विभाग का नाम सुनकर के। वो है एंडोक्रोनोलॉजी विभाग, और इसके विशेषज्ञ डॉक्टर जो शहर के प्रसिद्ध अभी डॉक्टर के श्रेणी में आते हैं, उनका नाम है डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। उनको हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है। तो चलिए हम इस विभाग के बारे में और कौन कौन सी बीमारी इस विभाग में होती है, इससे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये एंडोक्रिनोलॉजी विभाग क्या काम करता है और कौन कौन सी बीमारी का इलाज किया जाता है इसमें? बहुत ही अच्छा सवाल है और आई थिंक हमारे दर्शकों को भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि आखिर ये है क्या। तो एंडोक्रिनोलॉजी का बेसिकली मतलब होता है एंडोक्रिन ऑर्गन से संबंधित बीमारियाँ। तो ये जो सब्जेक्ट है वो एंडोक्रिन ऑर्गन जितने बॉडी में होते हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, उससे सेलेक्ट होता है। तो सबसे कॉमन इसमें जो हम लोग जानते हैं वो थायराइड है। सो थायराइड से रिलेटेड शरीर में थायराइड हार्मोन का कम होना, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसके अलावा थायराइड का ज़्यादा होना, जिसे हम लोग हाइपरथायराइड या सूखने वाला थायराइड के नाम से जानते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड होता है। उसके बाद स्पेशली फीमेल हार्मोन्स का एक्स्ट्रा होना या कम होना। तो फीमेल में आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत कॉमन है, ये हम ही लोगों के सब्जेक्ट में आता है। मोटापा अपने आप में एक बीमारी कंसिडर्ड है, ये हमारे में आता है। बॉडी में कोई भी ग्लैंड, जैसे अगर हम ऊपर से नीचे जाएँ, पिट्यूटरी हम लोग के बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी में कोई गिल्टी हो जाती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने की टेंडेंसी, जिससे जो माँ नहीं है उन लोगों के भी छाती में दूध आना शुरू होता है, तो वो प्रोलैक्टिनोमा बीमारी होती है। उसके अलावा किसी चीज़ों का एक्रोमेगाली बोल के एक बीमारी होती है, जिसमें लोग बहुत लंबे हो जाते हैं। इसमें एक्रोमेगाली नाम से बीमारी आती है। ये सब काफ़ी रेयर बीमारी होती है, लेकिन तब भी काफ़ी दिखते रहती है। कॉमन बीमारी में फिर बहुत लोगों का हाइट कम होना, बच्चों में स्पेशली। बच्चे लोगों का शारीरिक डेवलपमेंट समय के हिसाब से नहीं होना, या कुछ बच्चों में समय से जल्दी हो जाना, ये हमारे में ही आता है। डायबिटीज़ भी इंसुलिन से रिलेटेड है, तो डायबिटीज़ तो डेफिनेटली आता ही है। तो ये सारे जो भी हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां हैं, ये सारे एंडोक्रिनोलॉजी में आते हैं। जी, एक तो ये भी होगा कि मन में कि ये मेडिसिन डिपार्टमेंट के ही ये से निकला हुआ ब्रांच है या कुछ अलग है ये? नहीं, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट से ही अलग ब्रांच है। ये सारे सब्जेक्ट्स आज के दिन में सुपर स्पेशलिटी कंसिडर्ड है। जी। मेडिसिन एक ब्रॉड स्पेशलिटी हमारी मदर डिपार्टमेंट है, और मेडिसिन से अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी आते जा रहे हैं। सबसे कॉमन में जिसमें कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, तो ऐसे गैस्ट्रेंटोलॉजी है। तो बहुत सारे छोटे ब्रांचेस आते हैं, जैसे एंडोक्रिनोलॉजी है, रूमेटोलॉजी है जो गठिया का डिपार्टमेंट होता है, ऑन्कोलॉजी है जो कैंसर का डिपार्टमेंट होता है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। इम्यूनोलॉजी है जो एलर्जी का अलग से डिपार्टमेंट अब आना शुरू हो गया है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं। मेडिसिन सबका मदर डिपार्टमेंट है। मेडिसिन एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन आज सुपर स्पेशलिटी के नाम में ये सारा सब्जेक्ट इतना डेवलप कर चुका है कि एक मेडिसिन के स्पेशलिस्ट के लिए सब कुछ देख पाना काफ़ी असंभव सा होते जा रहा है। जी। एक तो थायराइड और डायबिटीज़ जो कॉमन बीमारी है, हम लोग कैसे इलाज करते हैं और हमारा डिपार्टमेंट किस तरह से इसके लिए जो है काफ़ी लाभकारी साबित होता है? अगेन एक जो है कि हाँ, थायराइड जो एक कॉमन थायराइड होता है, जिसको हम लोग हाइपोथायराइड कहते हैं, जो आपके मेडिसिन के स्पेशलिस्ट भी काफ़ी अच्छे से ही देखेंगे। दिक्कत होती है सूखने वाला थायराइड या हाइपरथायराइडिज्म में, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम लोग के पास ज़्यादा आते हैं। अगर आप शुगर की भी बात करें तो डायबिटीज़ में, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है जो बच्चों में होता है, जिसमें शरीर में इंसुलिन बनना सूख जाता है, या अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ है जो लोकल लेवल पे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो क्लासिकली जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं वो लोग ज़्यादा स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, या नहीं तो जिनका लोकल लेवल पे मैनेज नहीं हो पा रहा है या आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, नहीं तो आप जनरल एमडी फिजिशियंस भी आपको डेफिनेटली देख सकते हैं। तो अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो उन लोग के लिए थोड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं, या कंट्रोल नहीं हो पाता है, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो ऐसे केसेस हम लोग के पास ज़्यादा ट्रांसफ़र होके आते हैं, या पेशेंट खुद से आ जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए ये ज़्यादा ऑप्टिमम है, क्योंकि हम लोग का स्पेशलिटी वही होता है, हम लोग दिन रात वही देखते हैं। जी, हम लोग मन इलाज की पद्धति भी अलग है या उसी प्रकार से जांच, अगर इलाज की बात करें तो? इलाज की पद्धति में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, दवाई को ऑप्टिमाइजेशन, कुछ नए ग्रुप के दवाई यूज़ करना, किस पेशेंट को क्या दवाई सूट कर रहा है, ये डेफिनेटली चेंज होता है। और जिस पेशेंट्स के लिए जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करना ज़्यादा रहता है, जैसे डायबिटीज़ जो बीमारी है वो बॉडी के हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो सारा कॉम्प्लिकेशंस देखना क्या हुआ है उसके हिसाब से मैनेजमेंट करना, वो हमारे पास टाइम ज़्यादा रहता है, पेशेंट्स भी ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, एक फिजिशियन के पास टाइम का भी अभाव रहता है, प्लस पेशेंट्स को भी लगता है कि एक जनरल चेकअप करा लें। तो स्पेशलिटी चेकअप में वो डेफिनेटली एक बदलाव आ जाता है कि वो एक टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है जो उसी चीज़ के लिए हो रहा है। बहुत बार जैसे अगर आपको हार्ट की भी दिक्कत साथ में है तो हम लोग एक कार्डियोलॉजिस्ट को भी रेफ़र कर देते हैं। तो स्पेशलिटी और मदर डिपार्टमेंट में वही एक डिफरेंस हो जाता है कि आप मदर डिपार्टमेंट सब कुछ देखता है लेकिन इलेबरेटली कुछ नहीं देख पाता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी कुछ देखना है, बॉडी के सारे ऑर्गन को देखना है। जैसे आप कार्डियोलॉजी में जाइएगा तो वहाँ एक स्टेंट का डिपार्टमेंट है, एक इकोकार्डियोग्राफी है, इसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ आती है जो उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए टारगेटेड है। जी। सर, एक तो लड़कियों में अभी जो समस्याएं आ रही हैं, पीसीओडी और पीसीओएस, जो अब हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, तो ये क्यों इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं, और एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट कितना उनके लिए मददगार साबित हो रहा है सर? पीसीओएस आजकल काफ़ी एक भयावह रूप लेते जा रहा है, स्पेशली अगर आप देखिएगा कि एक मिडिल क्लास एफ्लुएंट गर्ल है जो जिसका फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ का और वज़न थोड़ा हाइयर साइड है, तो 100 में से ऑलमोस्ट 50-60 लड़कियों को कुछ ना कुछ पीसीओएस की दिक्कत आ रही है। स्पेशली आज के एरा में जहाँ लोग काम करना कम कर चुके हैं, सारे कोई पढ़ाई लिखाई में ही ज़्यादा व्यस्त हैं, सब कोई पढ़ने में व्यस्त हैं, खेलने कूदने का टाइम नहीं रह गया है, घर के काम में भी लोग हाथ नहीं बटा पा रहे हैं, पढ़ाई में ही टारगेटेड है, इससे वेट भी पुट ऑन हो रहा है, लाइफस्टाइल भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो ये बेसिकली पीसीओएस के एक एपिडेमिक का मेन कारण में से एक कंसिडर्ड है। लोगों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली अगर यंग लड़की है तो उसको खेलते कूदते रहना चाहिए, वेट कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। पहले पीसीओएस यूजुअली मोटापा का बीमारी कंसिडर्ड था कि हाँ, लड़की लोग का वेट गेन होगा, थोड़ी मोटी होगी, फिर उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आएगा। लेकिन आजकल लीन पीसीओएस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पतली दुबली है लेकिन तब भी पॉलीसिस्टिक ओवरी आ रही है, काफ़ी कॉमन आते आ रहा है। तो स्ट्रेस लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए और साथ में साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए। कुछ ना कुछ आप दिन में खेलने कूदने, स्किपिंग, जंपिंग, कुछ भी नहीं है, घर में आप 10 बार रस्सी कूदिए, तो वो चीज़ आपको एक्टिवली लिव करना है। लोग कोशिश करें, स्कूल से आ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन से आ रहे हैं, घर में पढ़ाई कर रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं और फिर सुबह उठ के ये रूटीन फिर सेटअप हो रहा है। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी घातक है। पॉलीसिस्टिक ओवरी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसको सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना होगा। एक पॉलीसिस्टिक ओवरी की लड़की जब भी हमारे पास पहले आती है, पहले हम उसे हमेशा एक डाइट काउंसलिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी काउंसलिंग करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली दवाई का अपना ही रोल है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरह ट्रीट करना चाहिए और साथ में दवाई तो डेफिनेटली चलती ही रहेगी। जी। सर, ये जो पीसीओडी और जो पीसीओएस की समस्याएं हैं, आगे चल कर के लड़कियों को क्या समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं बहुत सर? बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन में जो आईवीएफ बूम भी आया हुआ है, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी आपको रह रहा है, पहले तो आपका दिक्कत है साइकिल्स टाइम पे नहीं आएगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा, साथ में लेट से शादी भी हो रही है, तो शादी के बाद फिर माँ बनने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और आई थिंक अगर आप एक आईवीएफ सेंटर में जाइएगा, देखिएगा कि ऑलमोस्ट 70 to 75% पेशेंट्स पीसीओएस की पेशेंट्स रहती हैं और इन लोगों में आईवीएफ भी बहुत बार सिंगल साइकिल सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो ये सब फ्यूचर में माँ बनने में काफ़ी दिक्कत आती है, ये सब शुरू में ही ध्यान इसलिए हम लोग इस पे देना चाहते हैं। जी। सर, एक जो अभी नया ट्रेंड में चल रहा है, जो मोटापा कम करने के लिए जो नए नए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, वो नई तकनीक क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है या एडवांटेज क्या है, इन सब बिंदुओं पर बातचीत एक बार करते हैं। मोटापा या ओबेसिटी आजकल एक पर से बीमारी कंसिडर्ड है। अगर हम पहले की बात करें तो हमारे पास दो ही ऑप्शन अवेलेबल था, यानी तो आप मेहनत कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए या खाना पीना कंट्रोल कीजिए। लेकिन पिछले 3-4 महीने में हमारे देश में भी दो ऑप्शन लॉन्च हुए हैं, दो नई दवाइयाँ लॉन्च हुई हैं। एक जिसमें सेमाग्लूटाइड है जो वेगोवी के नाम से है और दूसरा ट्रिज़ेपेटाइड है जो मॉन्जारो के नाम से लॉन्च हुआ है। एक GIP-1 एनालॉग है, ये बेसिकली एक दवाई है जो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, एक सेल्फ अलोन स्टैंड एक्टिंग अपने खुद से लेने का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शंस क्या करता है कि आपके दिमाग में जो खाने का एरिया है उस पर काम करता है और आपको भूख लगने का जो सेंटर्स है उसको कम भूख लगाने के लिए प्रेरित करता है। तो आपका बाहर से जो खाने का इच्छा है वो काफ़ी कम हो जाता है और आपका बॉडी खुद अपना फैट यूटिलाइज करना शुरू करता है।
तो इससे क्या होता है कि आपका बॉडी का फैट काफ़ी कम होगा और काफ़ी सिग्निफिकेंट वेट लॉस आ रहा है। दोनों से ही काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है। वेगोवी पे देखा गया है कि ऑलमोस्ट 20 से 25% तक दोनों से ही ऑलमोस्ट वेट लॉस आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो अगर हम इसको फिजिकल एक्टिविटी और वेट लॉस से अपने डाइट के साथ कंबाइन कर पाएँ तो अब इससे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। काफ़ी पेशेंट्स इसको पढ़ के खुद ही इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, खुद ही पूछ रहे हैं। दोनों ही मेडिसिन काफ़ी सेफ हैं। दोनों ही मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। मेनली जो है जीआई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे पेट खराब होना, अगर आप ज़बरदस्ती खाइएगा तो उल्टी आएगी आपको। इनफैक्ट दोनों दवाइयाँ आने के बाद बेरियाट्रिक सर्जरी का रोल भी काफ़ी कम हो गया है, अभी बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड नहीं रह गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट मेरे हिसाब से है कि ये इंजेक्शंस बंद करने के बाद वेट गेन करने की टेंडेंसी वापस आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एक बार वेट कम हो गया तो ये परमानेंटली कम हो गया है। अगर आप इसको छोड़िएगा तो चांसेस है कि 6 मंथ्स में एटलीस्ट 12% वेट गेन आ जाएगा। तो इसको छोड़ने के बाद आपको अपना लाइफस्टाइल पे काफ़ी ध्यान देना होगा। जो आपका उससे वेट लॉस हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए आप खाना पीना स्ट्रिक्ट कंट्रोल कीजिए, अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए और इस जो वेट लॉस हुआ है उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। जी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अगर बोला जाए, अगर बाद साइड में चल इफेक्ट करके कुछ हो जाए? अभी तक तो काफ़ी सेफ ड्रग कंसिडर है। आजकल स्ट्रिक्ट फार्माकोविजिलेंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर एक पेशेंट में भी कुछ फेटल इफेक्ट निकला तो मोटा मोटी दवाई बंद कर जाती है या बैन हो जाता है। जी, एक जो अच्छी बात है इस दवाई के बारे में कि ये 2019 से यूएस में अवेलेबल था, इंडिया के बाहर जी। ऑलमोस्ट ये 19-20 से अवेलेबल था और इंडिया में अभी 2025 में लॉन्च हुआ है। तो विदेशों का 5 साल का डाटा हमारा इसमें अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख पेशेंट इसको ऑलरेडी ले चुके हैं इंडिया के बाहर। तो ये एक ह्यूज नंबर है जो ऑलरेडी इतने पेशेंट्स इस पे हैं और ये रेगुलरली ले रहे हैं। जी, तो अभी तक तो इसमें ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं मिला है, लेकिन हाँ इसमें काफ़ी केयरफुल रहना अगर आपको कभी भी पैनक्रियास की कोई बीमारी हुई हो, जी। जैसे पैनक्रियाटाइटिस है, कुछ लोगों का पैनक्रियास सूखा हुआ है, कुछ लोगों को पैनक्रियास में पत्थर या स्टोन की बीमारी है, तो उन लोगों के लिए ये दवाई नहीं है। सेकंड, कुछ लोगों को अगर डिप्रेशन है या कोई मानसिक रोग है तो उसमें ये दवाई नहीं यूज़ आती है, क्योंकि इस दवाई में देखा गया है कि जिन लोगों को मानसिक रोग है उन लोगों में ये डिप्रेशन हो सकता है। तो एटलीस्ट जिन लोगों को थोड़ा भी मानसिक रोगों की बीमारी चल रही है या उनका मोटापा किसी मानसिक रोग के दवाई के कारण आ रहा है तो उसमें ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। तीसरा जो है, अगर आपको किसी भी तरह का कैंसर रहा हो, स्पेशली थायराइड कैंसर या पैनक्रियास का कैंसर या बॉडी में कोई कैंसर रहा हो, तब भी इसको अवॉइड करना बेटर है। तो ये 3 सबसेट ऑफ पेशेंट है, पेशेंट चूज़ करके शुरू करना बेटर है। ये 3 सबसेट ऑफ पेशेंट को इस तरह के दवाइयों में नहीं शिफ्ट करना चाहिए। सर, झारखंड में क्या ऐसा मतलब इस दवा के प्रति मोटापा कम करने के लिए रुझान आ रहा है? बहुत ज़्यादा, मतलब इनफैक्ट पेशेंट्स खुद आम जनता खुद, जिसे डायबिटीज़ नहीं है, वो खुद पढ़ के खोज के वो पूछने आ रही है कि क्या ये रांची में मिलता है। जमशेदपुर धनबाद से पेशेंट आ रहे हैं कि क्या ये दवाई अवेलेबल है यहाँ पे। तो हाँ, मतलब काफ़ी अवेयरनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली लोग खुद से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ लोगों ने इन्हें लिया जिन्हें काफ़ी रैपिड वेट लॉस हुआ है, तो ये सेलिब्रिटीज़ का भी देख के लोगों में रुझान आया है। और आजकल लोग काफ़ी पढ़े लिखे रहते हैं, तो पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि वो डेफिनेटली इसके बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, स्पेशली जिन लोगों का वेट हायर साइड में है। जी। सर, एक तो हम ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि अब अवेयरनेस की बात करें कि हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं हो, ये समस्याएं नहीं हो, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और क्या ये लाइफस्टाइल से हम इसको हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है और आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के दिन में। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, हम विदेशी पद्धति अपना रहे हैं, धीरे धीरे रांची भी अमेरिका बनते जा रहा है, वैसे ही फास्ट फूड हो रहा है, वैसे ही डाइट आ रहा है, अब सब प्रोसेस डाइट आ रहा है, तो हमारा हार्मोनल बैलेंस डेफिनेटली काफ़ी चेंज करते जा रहा है। पहले अगर आप देखिएगा कि एक लड़की है, उसका पीरियड शुरू होने का उम्र 12 साल 13 साल था, आज के दिन में वो घटते घटते 9-10 साल आ चुका है। तो ये सारा कुछ धीरे धीरे हमारे डाइट का असर है। हम काफ़ी सारा हार्मोन इंजेस्टेड फूड बाहर से ले रहे हैं, जिससे ये सब काफ़ी जल्दी आ रहा है। लड़के लोगों का भी शारीरिक डेवलपमेंट पहले से बहुत जल्दी हो रहा है, तो ये सब डेफिनेटली एक फैक्टर है। मोटापा खुद में एक बड़ी बीमारी हो चुकी है, जो लड़के और लड़की दोनों के लिए भी एक विशाल रूप धारण कर रही है। तो हाँ, लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फूड है कि प्रोसेस्ड फूड कम लीजिए। जो आपके घर में बना के आप खा रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है। पैक किया हुआ फूड जिस भी माध्यम से हो,
आज के दिन में कुछ भी है तो पिज़्ज़ा बना लो, कुछ एक बर्गर आ गया है, कुछ KFC आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आते ही रहता है और डेफिनेटली इसका एक बहुत मेजर इफेक्ट हमारे बच्चों के शरीर पे पड़ रहा है। आज देखिएगा कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ये पसंद नहीं है, वो एक ट्रीट हो चुका है। तो डेफिनेटली हाँ, ये सब आपको कट डाउन करना चाहिए। घर में बने हुए सामान को देखिए, एटलीस्ट आपको पता है कि आप उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं, आपको पिज़्ज़ा ही खाना है, आप घर में बना के खाइए। एटलीस्ट आपको पता है कि आप उसमें कोई टेस्ट इन्हांसर्स, कोई हार्मोनल मिक्सचर नहीं डाल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चे लोगों को शुरू से इंकरेज करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए। आजकल पहले जैसे बचपन में लोग क्रिकेट खेलते थे, कोई ग्रुप बना के कुछ खेल कूद होता था, तो वो सब तो लगभग बंद हो चुका है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कुछ आर्ट्स एंड क्लास करते हैं और फिर वापस घर आके पढ़ते लिखते हैं और सो जाते हैं। तो डेफिनेटली हाँ, बच्चे लोगों को फिजिकल एक्टिविटी शुरू से इंकरेज करना चाहिए, उनका वेट कंट्रोल में रखना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, खाना पीना शुरू से ही काफ़ी घर का खाना, सादा खाना, ऑयल इंटेक कम रखना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, किसी को मोटापा ऑलरेडी आपके परिवार में चल रहा है, तब बच्चों पे शुरू से ध्यान देना चाहिए कि वो कोई ऐसा हाई फैट इंटेक नहीं रखे, शुरू से उनका वजन कंट्रोल में रहे, ताकि फ्यूचर में उनको ये बीमारी नहीं आए। बहुत सारी माँ आजकल है जिनको IVF से बच्चा हुआ है, खुद वो इनफर्टिलिटी से सफ़र की हैं, तो उनको अपने बच्चों पे शुरू से ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो ऑलमोस्ट काफ़ी कॉमन होते जा रहा है, तो वो लोग तो शुरू से ये सारा देख चुके हैं। शुरू से बच्चों पे वेट पे ध्यान रखना चाहिए, उनके डाइट पे ध्यान रखना चाहिए और एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इंकरेज करना चाहिए। जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी बखूबी से हमें जानकारी दी कि कैसे हार्मोनल डिसबैलेंस को हम अपने लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते हैं। कुछ मोटापा के बारे में जो नई दवाएं आई हैं उसके बारे में भी बताया। तो डॉक्टर साहब की जो जानकारी है हम चाहेंगे कि आप उसे अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। अगले अंक में फिर हम किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।